वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का। हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑब्ली प्रेप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका विषय है वर्णमाला से संबंधित अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, और इसके बाद भी वर्णमाला में कौन से अक्षर स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन से अक्षर खड़ी पाई के होते हैं और कौन से अक्षर जो होते हैं बिना खड़ी पाई के बोलते हैं। अगर परीक्षा में आ जाता है कि बिना खड़ी पाई वाला वर्ड है और उसमें ऑप्शन दे देते हैं, है ना, या ये आ जाता है कि परीक्षा में कि कौन सा वर्ड घोष है या अघोष है या अल्प प्राण है या महाप्राण है, या वर्णमाला का कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग होता है और कौन सा पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आपकी किसी भी परीक्षा के लिए सफलता का सबसे बड़ा केंद्र है ऑब्ली प्रेप्स, जहां आपको प्रत्येक विषय की वीडियोस, उनके बारे में विस्तृत जानकारी और उनके नोट्स सभी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना आज आरंभ करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा अल्प प्राण। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण जो होता है ये संस्कृत का शब्द है। प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब वायु होता है। इसका मतलब ये हो गया, अल्प का मतलब थोड़ा या कम, तो कम वायु से उच्चारित होने वाले वर्ड हम कह सकते हैं कि कम वायु से उच्चारित होने वाले वर्ड जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसको 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग। ठीक है, तो यहां जो है उसी से संबंधित हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे कि अल्प प्राण कौन से वर्ड होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण जो होता है कम वायु से उच्चारित होने वाले वर्ड को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां वर्ग लिख लेंगे, कौन कौन से वर्ड आते हैं। क, ख, ग, घ और अड़ा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये इसको हम कवर्ग बोलते हैं, इसको चवर्ग बोलते हैं, इसको टवर्ग बोलते हैं। ये तवर्ग हो गया आपका और ये पवर्ग है। ठीक है, अभी हमने जैसा बताया कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण जो कम वायु से, जैसे अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। जब हम किसी वर्ड को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से वायु का प्रभाव होता है, वायु निकलती है। तो हम यहां जब किसी वर्ड को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से कम वायु प्रवाहित होती है जिस अक्षर को बोलने में, उस अक्षर को, इस वर्ड को हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, अल्प प्राण जो होता है 135, इसको ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला, क्या है? 135। इसकी परिभाषा आप समझ चुके हैं कि कम वायु से उच्चारित होने वाले वर्ड को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण कौन से होते हैं, अब आपकी परीक्षा में आता है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, ये आपको जानना है। तो अल्प प्राण का मतलब, ये 135 का मतलब ये है कि वर्ग का
किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण होता है, तीसरा वर्ड अल्पप्राण होता है, पांचवा वर्ड अल्पप्राण होता है, किसी भी वर्ग का। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क, ग और ड़। इस वर्ग में जो क वर्ग है आपका, इसमें अल्पप्राण कौन कौन से हैं? क, ग और ण। यानी वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, ये इस तरीके से 135 का मतलब यह है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ड, तृतीय वर्ड और पंचम वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो आप समझ गए अल्प प्राण क्या होता है। अब ये याद रखेंगे आप 135। ठीक है, परीक्षा में यदि आ जाता है कि प्रश्न दे दिया क ख ग, मतलब 4 वर्ड देंगे आपको, उसमें पूछ लेंगे आपसे कि अल्प प्राण है, तो आप समझ लीजिए, लगा लीजिए कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है किसी वर्ग का अल्प प्राण होता है। आप तुरंत उस पर टिक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद आता है महाप्राण। तो हम यहां लिखेंगे महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, महाप्राण जो होता है वो इसको लिखते हैं 1 2 4। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछे कि महाप्राण, इस पहले वर्ग में महाप्राण कौन कौन से हैं, तो आपका दूसरा अक्षर ख और चौथा अक्षर कौन सा है? घ। ये आपके क्या है? महाप्राण है। ठीक है, और महाप्राण का मतलब होता है जब किसी भी वर्ड को उच्चारित करते समय हमारे मुख से अधिक वायु का प्रभाव होता है, अधिक वायु निकलती है, तो उसको हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका घोष। घोष, अब घोष की परिभाषा क्या है? घोष कौन से वर्ड होते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि घोष का मतलब होता है नाद, ध्वनि। क्या होता है? नाद, ध्वनि। तो जिस वर्ड को उच्चारित करते समय हमारे अंदर जो स्वर तंत्रियां होती हैं, जब वे झंकृत होती हैं, तो उस वर्ड को हम घोष कहते हैं। जिस वर्ड को उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियां जो है वो क्या करती हैं? झंकृत होती हैं, तो उस वर्ड को हम घोष कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3 4 5 ये होता है, 3 4 5। ठीक है, वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, इसको क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, इसको उच्चारण करने में झंकृत होती हैं, झनकार होती है, स्वर नाद होता है, आवाज होती है, तो इन वर्डों को हम घोष कहते हैं। इसके बाद आता है आपका आघोष। आघोष, ठीक है, आघोष। आघोष का होता है 1 2। अब घोष, आघोष क्या होता है? तो आघोष वो होता है जब किसी भी वर्ड को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, तो उस वर्ड को हम आघोष कहते हैं। जिस वर्ड को उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आघोष कहते हैं। और वो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर क्या होता है? आघोष होता है। तो पहला, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या होता है? आघोष होता है, जब हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। इसके बाद अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है
कि बिना खड़ी पाई वाले वर्ड या खड़ी पाई वाले वर्ड कौन से होते हैं, ठीक है। और अक्सर करके परीक्षा में आता है बिना खड़ी पाई वाला वर्ड है, उसमें आपको 4 वर्ड दिए होंगे, आपको छांटना है कि बिना खड़ी पाई का कौन सा है और खड़ी पाई का कौन सा है। ठीक है, अब हम जानने जा रहे हैं कि खड़ी पाई वाले वर्ड कौन से होते हैं। खड़ी पाई वाले वर्ड तो हम आपको बता दें कि जिसमें सीधी रेखा, जिस वर्ड को पूर्ण करने में सीधी रेखा खींची जाती है उसको खड़ी पाई वाले बोलते हैं। अब जैसे उसमें देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे आपका जो ये सीधी रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरा वर्ड लिखते हैं, इसमें भी खड़ी पाई है, ये भी आपका खड़ी पाई वाला है। अब ई नहीं है या दीर्घ ई नहीं है, ओ नहीं है या दीर्घ ऊ नहीं है, ए नहीं है, आय नहीं है, ओ है आपका। इसके बाद आ जाता है आपका ओ, इसमें जिसमें खड़ी पाई सीधी रेखा पाई जाती है, जिसमें सीधी रेखा पाई जाती है जिस वर्ड में, वो खड़ी पाई वाला होता है। तो ओ और औ, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका क आता है, तो क नहीं, ख ग, ख है आपका, ख में ये रेखा पाई जाती है, और ग ये आपकी ग में, घ ये भी आपका खड़ी पाई वाला है, अड़ नहीं है। अब च जो होता है, च ये भी खड़ी पाई वाला है, छ नहीं है, ज ये खड़ी पाई वाला है, झ यहां लिखेंगे हम, झ खड़ी पाई वाला है, ये भी खड़ी पाई वाला है। जिसमें जिस वर्ड में भी, उदाहरण के लिए हमने ये लिख दिए और आप स्वयं लिख सकते हैं इनको, कि जिसमें ये सीधी रेखा पाई जाती है उनको खड़ी पाई वाला वर्ड बोलते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती है, देखिए अब बिना खड़ी पाई वाले वर्ड। नंबर 2 होता है बिना खड़ी पाई वाले वर्ड। ये कौन से होते हैं? बिना खड़ी पाई वाले वर्ड कौन से होते हैं? अब देखिए, ई उ ए आय, ठीक है। क छ ट ठ ड ढ द र ये आदि इत्यादि इत्यादि, यहां लिखेंगे इत्यादि। ये आप समझ गए होंगे कि जिसमें सीधी रेखा नहीं पाई जाती है, जिस वर्ड में सीधी रेखा नहीं पाई जाती है वो बिना खड़ी पाई वाला होता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपकी परीक्षा में आ जाता है। देखिए, आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको एक वीडियो में हमारे में आप स्वरों का वर्गीकरण या स्वर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, दूसरे वीडियो में आप व्यंजन के बारे में बहुत विस्तार से आप जानेंगे, एक एक व्यंजन के बारे में। तीसरा वीडियो हमारा जो है आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और जिसमें हम आपको ये खड़ी पाई वाले और बिना खड़ी पाई वाले वर्ड बता रहे हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है वर्णमाला का। तो देखिए, अब हमारे जो वर्णमाला जो वीडियो है वर्णमाला का, वो 3 वीडियो में हमारी वर्णमाला कंप्लीट हुई है ना। और उसमें एक बार अगर आप देख लेंगे फिर दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, आप समझ गए होंगे कि जिसमें सीधी रेखा होती है वो खड़ी पाई वाला होता है, और जिसमें सीधी रेखा नहीं पाई जाती जिस वर्ड के सामने, वो बिना खड़ी पाई वाला होता है। ठीक है, तो यहां इसमें कुछ याद करने की बात ही नहीं है। परीक्षा में अगर आपके सामने आ जाता है आप तुरंत से उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा
हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्णमाला में देखिए कितने लोग बताते हैं, केवल आपको हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल पर मिलेगी पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए हम ये भी बताने जा रहे हैं आपको कि वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ड कौन सा होता है और पुल्लिंग कौन से होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ड, ठीक है, आपकी पूरी वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ड जो होता है कौन सा होता है? स्त्रीलिंग वर्ड कौन सा होता है? केवल 3 ही वर्ड हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, अदरवाइज सभी जितने भी वर्ड हैं आपके वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो आप केवल स्त्रीलिंग वर्ड को आप देख लेंगे, रे, बस केवल 3 वर्ड हैं पूरे वर्णमाला में। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, देखिए आप जो तैयारी है आपकी वो 100% होनी चाहिए परीक्षा के लिए। आपके मन में कतई संकोच न रहे कि अरे क्या पूछ लिया जाए वर्णमाला से, अगर आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाता है आपके पास होगा वो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होगी। आप विदाउट टेंशन बैठे होंगे परीक्षा में, कोई घबराहट नहीं होगी कि आपको कुछ भी। देखिए तो हमेशा जो तैयारी होती है वो 100% आप जब करके जाते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह होता है, खुशी होती है कि परीक्षा में कुछ भी हमसे पूछा जाता है तो हम उसका आंसर देंगे, हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वर्णमाला जो है हमने 3 वीडियो में इसलिए बनाई है कि आपको विस्तार से पूरे वर्णमाला के बारे में जानकारी दी जाए, प्रत्येक वर्ड के बारे में अलग अलग जानकारी दी जाए, है ना, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो हमारे वीडियोस आप देखते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे हमारे वीडियो, ताकि आपको जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, और आप उसका लुत्फ फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, और किसी भी विषय में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपके घर बैठे आप अपने घर पर रहकर के किसी भी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसमें आपके पैसे की बचत होगी। ठीक है, ये हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि हम उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं, उन तक ये शिक्षा पहुंचाएं जो बच्चे बाहर रह करके नहीं पढ़ सकते हैं ना, जिन्हें समस्या है, जिनके सामने कोई ना कोई समस्या खड़ी हुई है और वो बाहर नहीं रह सकते, तो उन बच्चों के लिए कि वो घर पर रहकर भी अपना स्वाध्याय कर सकते हैं और किसी भी परीक्षा में निसंकोच बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद।